हाय, वेलकम बैक। आज का अपना टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम, जो चैप्टर 3 का एक पार्ट है इनकम टैक्स का। तो एग्रीकल्चर इनकम में क्या है कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लग जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे। वहाँ एक टॉपिक होगा पार्शियल इंटीग्रेशन नॉन एग्रीकल्चर इनकम का एग्रीकल्चर इनकम के साथ, तो इनडायरेक्टली उसमें टैक्स लग जाएगा। ये एक प्रकार का छलावा है कि अपना टॉपिक है, हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशंस को पढ़ना है कि एग्रीकल्चर इनकम किसको कहते हैं, क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 1 है, और इसका 3 सब क्लाउज है, सब क्लाउज ए, सब क्लाउज बी, सब क्लाउज सी। तो तीनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ये तीनों बताता है कि एग्रीकल्चर इनकम किसको कहते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 1 ए सब क्लॉज ए को देखते हैं। ये क्या कहता है, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताता है। ये कहता है कि यहां देखिए, ये कहता है कि रेंट या रेवेन्यू अगर रिसीव्ड होता है किससे, लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, तीसरा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रेंट या रेवेन्यू मिलता है, मतलब अपना उसका लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो किसी दूसरे को देता है, उससे रेंट उसको रिसीव होता है या रेवेन्यू उसको रिसीव होता है। किस लैंड से, किसी लैंड से होता है, रेंट या रेवेन्यू मिलता है उसको, और ये लैंड सिचुएटेड होना चाहिए इंडिया में, और वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। मतलब अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को लैंड देता है एग्रीकल्चर पर्पज को यूज करने के लिए, और लैंड वो इंडिया में है, और उससे वो रेंट या रेवेन्यू रिसीव करता है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम होगा। ठीक है, रेंट या रेवेन्यू रिसीव करता है, किससे रेंट और रेवेन्यू मिलता है, उससे लैंड से मिलता है। लैंड क्या है, इंडिया में है, और वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। ये तीन कंडीशन फुलफिल होता है अगर, कि रेंट रेवेन्यू मिलता है लैंड से, लैंड इंडिया में सिचुएटेड है, और लैंड जो है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो जो ये रेंट या रेवेन्यू उसको मिलेगा वो एग्रीकल्चर इनकम होगा, और सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नोट्स है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेंट और रेवेन्यू दोनों अलग अलग चीज है। रेंट का मतलब क्या हुआ, तो रेंट का मतलब हुआ कि अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को लैंड देता है एग्रीकल्चर पर्पज के यूज के लिए, और उससे वो पेमेंट लेता है कैश या काइंड में, तो वो रेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेंट है, नोट्स में नोट नंबर 1, जो रेंट है वो कैश या इन काइंड दोनों में हो सकता है। फिर जो पर्सन रेंट ले रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल ऑनर हो उस लैंड का, मतलब ऑनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। तो इस केस में क्या हो गया कि अगर जो ओरिजिनल टेनेंट है, एक तो जो लैंडलॉर्ड है वो लैंड को किसी टेनेंट को दिया, ओरिजिनल टेनेंट को दिया, उससे रेंट ले रहा है, तो भी एग्रीकल्चर इनकम हो गया। अगर वो जो ओरिजिनल टेनेंट है वो आगे सब टेनेंट को देता है लैंड को, और कंडीशन यही है कि इंडिया में होना चाहिए लैंड और यूज होना चाहिए एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, तो जो ओरिजिनल टेनेंट सब टेनेंट से अगर रेंट लेता है तो वो भी उसके हाथ में एग्रीकल्चर इनकम होगा।
मतलब इससे ये निकला कि ऑनरशिप रिक्वायर्ड नहीं है लैंड के लिए, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, रेंट तो हो गया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लैंड देता है, वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड है, लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होता है, और उससे वो व्यक्ति कुछ पेमेंट लिया, चाहे कैश या काइंड में, तो वो रेंट हो गया। रिवेन्यू क्या है, रिवेन्यू जो है ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर टर्म है। से इसको समझते हैं एग्जांपल से कि जब लीज पे लैंड देते हैं, कंडीशन तो हर जगह सेम होना चाहिए कि यहाँ जब भी एग्रीकल्चर इनकम के लिए दो कंडीशन तो हमेशा सेम होना चाहिए कि लैंड इंडिया में होना चाहिए और लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना चाहिए, चाहे आप उससे रेंट ले रहे हो या रिवेन्यू ले रहे हैं, जो भी हो। तो रिवेन्यू क्या है कि लीज रिन्यूअल के लिए कोई फीस ले रहा है, उस लैंड के लीज रिन्यूअल कर रहे हैं, लीज को रिन्यूअल के लिए कोई फीस ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, तो ये हो गया रिवेन्यू, ठीक है। तो रेंट अलग है, यहाँ रिवेन्यू अलग है, ठीक है। तो ये हम लोगों का सेक्शन 2 क्लॉज 1 है, सब क्लॉज ए हो गया। तो इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए, रेंट या रेवेन्यू मिल रहा हो तो एग्रीकल्चर इनकम होगा, अगर 3 कंडीशन फुलफिल होता है तो क्या है, कब क्या क्या, पहला जो रेंट या रेवेन्यू मिल रहा है वो लैंड से मिल रहा है, लैंड जो है इंडिया में सिचुएटेड है, और लैंड जो है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होता है, ठीक है। रेंट का मतलब हो गया, रेंट कैश या काइंड में हो सकता है, यहाँ लैंड का ऑनरशिप जरूरी नहीं है, तो इससे क्या है, ओरिजिनल जो ऑनर है उनको रेंट मिल रहा है तो भी एग्रीकल्चर इनकम, और जो ओरिजिनल टेनेंट है वो सब टेनेंट को फिर लीज दे के और उससे रेंट ले रहा है तो भी एग्रीकल्चर इनकम हो गया, ठीक है। रिवेन्यू का जो टर्म है, रिवेन्यू ब्रॉडर टर्म है। रिवेन्यू इसे मान लीजिए कि जब रिन्यूअल का फी ले रहा है, जैसे मान लीजिए लैंड को लीज पे दे रहे हैं, उसको रिन्यूअल के लिए फी ले रहा है, तो ये हो गया रिवेन्यू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्लॉज की तरफ। क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज 1 में सब क्लॉज बी, एग्रीकल्चर इनकम इसमें 3 प्रकार का आएगा। पहला, देखिए चाहे सब क्लॉज ए है, सब क्लॉज बी हो या सब क्लॉज सी है, एग्रीकल्चर इनकम की जब भी बात करेंगे, जब भी हम लैंड की बात करेंगे उसमें, तो वो लैंड इंडिया में होना चाहिए और वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। ये जो दो टर्म है ये कॉमन है एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए, चाहे सब क्लॉज ए हो, चाहे सब क्लॉज बी हो या सब क्लॉज सी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर
ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 ने सब क्लॉज बी कहता है कि अगर कोई भी इनकम ड्राइव होता है इससे तो एग्रीकल्चर इनकम हुआ। क्या? एग्रीकल्चर करके या एग्रीकल्चर ऑपरेशन करके। दूसरा, जो रॉ मटेरियल मिला है, एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल मिला है उसको मार्केटेबल बनाने के लिए अगर कोई भी ऑर्डिनरी प्रोसेस किया जाता है कल्टीवेटर के द्वारा या रेंट जो रिसीव करता है काइंड में उसके द्वारा, तो उससे कोई भी इनकम हुआ होता। और तीसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब कल्टीवेटर बेचता है उससे अगर कुछ उसको इनकम होता है या जो रेंट रिसीव हो रहा है ऑनर को काइंड में, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेच के उससे कोई उसको इनकम रिसीव हो रहा है, तो ये तीनों इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या है कि एग्रीकल्चर की बात करते हैं। क्या बोल रहा है? कोई भी इनकम ड्राइव हो एग्रीकल्चर से तो एग्रीकल्चर इनकम होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। तो एग्रीकल्चर क्या है? जो एग्रीकल्चर जो टर्म है वो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड नहीं है। तो एग्रीकल्चर को हम समझे कैसे? तो एग्रीकल्चर को समझने के लिए कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जिसमें गाइडेंस दिया गया है, उसके अनुसार हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर ऑपरेशन किसको कहते हैं। या एग्रीकल्चर ऑपरेशन किसको कहते हैं? क्या बोल दिया? ये तो बोला कि अगर कोई भी इनकम जनरेट होता है एग्रीकल्चर से तो एग्रीकल्चर इनकम होगा। तो हमें यहाँ समझना जरूरी है कि एग्रीकल्चर किसको कहेंगे। चलिए हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर किसको कहेंगे। बारी बारी से ये जो तीनों चीज है कि इनकम एग्रीकल्चर से हमको हुआ तो एग्रीकल्चर इनकम होगा, तो एग्रीकल्चर को समझते हैं। फिर होगा कि ऑर्डिनरी प्रोसेस किसको कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने को, इसको समझेंगे। फिर सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको सेल करने से कोई इनकम हुआ, चाहे वो कल्टीवेटर मतलब किसान बेचा खुद उसको इनकम हुआ तब, या ऑनर को अगर वही चीज़ काइंड में मिला है, रेंट काइंड में मिला है, मतलब वो नगद रेंट नहीं मिला है, क्या हुआ है कि उससे सामान लिया है। जिससे मान के चलिए 100 क्विंटल गेहूं का पैदावार किया, उसमें से 40 क्विंटल या 30 क्विंटल उसको दिया, तो रेंट इन काइंड हो गया, तो उसको बेच के उसको इनकम मिला। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर किसको कहेंगे। चलिए समझते हैं एग्रीकल्चर किसको कहेंगे। अगर कोई भी पर्सन दो फंक्शंस, दो ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करता है, दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उसको एग्रीकल्चर कहेंगे। पहला ऑपरेशन कौन सा? उसमें बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन, और दूसरा है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, तो इसको हम समझते हैं कि अगर कोई भी पर्सन बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है या सब्सिक्वेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो इसमें क्या है देखिए, पहले हम समझते हैं बेसिक ऑपरेशन किसको कहते हैं, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किसको कहते हैं, तब इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। जो जर्मिनेशन है, जो जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन के पहले कुछ ऑपरेशंस करना होता है। जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स है या जर्मिनेशन के पहले जो भी ऑपरेशन करते हैं उसको बेसिक ऑपरेशन कहते हैं। जैसे टिलिंग ऑफ लैंड, टिलिंग या प्लोइंग, सोइंग ऑफ सीड्स, सोइंग ऑफ सीड्स। चलिए इसको हम मिटाते हैं ताकि जगह मिल सके हमें। अभी हम पहले एग्रीकल्चर ऑपरेशन को समझ रहे हैं या एग्रीकल्चर को समझ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन क्या है कि जर्मिनेशन से के पहले जो भी आप ऑपरेशन करते हैं वो बेसिक ऑपरेशन होगा, ठीक है। जैसे कि लैंड का टिलिंग या प्लोइंग, जुताई कर रहे हैं,
या फिर सोइंग ऑफ सीड्स कर रहे हैं एटसेट्रा, ऐसा कोई भी फंक्शंस करते हैं जर्मिनेशन के पहले तो बेसिक ऑपरेशन हुआ। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें दूसरा समझते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। ये हो गया बेसिक ऑपरेशन, अब हम लोग समझते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या है, जब स्प्राउट्स आ गया, स्प्राउट्स आने के बाद जो भी ऑपरेशन करते हैं स्प्राउट्स आने के बाद जो भी ऑपरेशन करते हैं उसको सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कहते हैं, उसको सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, स्प्राउट्स आने के बाद जो भी ऑपरेशंस करते हैं या जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ प्लांटिंग वगैरह भी ले सकते हैं, ये होगा बेसिक ऑपरेशन। और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन स्प्राउट्स आने के बाद जो भी ऑपरेशंस करते हैं उसको सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करते हैं। जैसे वाटरिंग करना, थ्रेशिंग करना, डिजिंग ऑफ सॉइल अराउंड द ग्रोथ, अराउंड द ग्रोथ, या फिर पेस्टिसाइड्स करना, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना एटसेट्रा। तो एग्रीकल्चर को समझने के लिए दो ऑपरेशंस परफॉर्म होना चाहिए, क्या, बेसिक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन का मतलब जर्मिनेशन के पहले जो भी ऑपरेशंस आपने किए, कुछ ऑपरेशंस करना ही होता है जर्मिनेशन के पहले, तो जो भी ऑपरेशंस आपने या जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जर्मिनेशन के पहले वो है बेसिक ऑपरेशन। जैसे टिलिंग ऑफ लैंड या प्लोविंग ऑफ लैंड या सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग एटसेट्रा। ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन स्प्राउट्स जब आ जाता है उसके बाद कोई फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कहते हैं। जैसे कि वाटरिंग करना, सॉइल्स का डिजिंग करना पौधे के आसपास, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना, वाटरिंग करना, ये सब हो गया सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, ऑपरेशंस तो दो है लेकिन ये समझते हैं विशेष बात यहाँ है, अगर केवल बेसिक ऑपरेशन हुआ उससे कोई इनकम होता है, एग्रीकल्चर इनकम होगा। दूसरा, बेसिक ऑपरेशन हुआ और साथ ही में सब्सिक्वेंट ऑपरेशन भी हुआ तो उससे कोई इनकम हुआ, तब वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। लेकिन अगर केवल और केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं उससे कोई इनकम होता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। तो यहां से देखते हैं ऑपरेशंस इनकम, बेसिक ऑपरेशन, तो ये हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। बेसिक ऑपरेशन एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, ये हो गया एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तीसरा है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। ओनली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, ये होगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो क्या है कि सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में तीन चीज हमने पढ़ा कि कोई भी इनकम होता है एग्रीकल्चर से तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। फिर पढ़ा हमने कि कोई भी इनकम होता है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको मार्केटेबल बनाने के लिए ऑर्डिनरी प्रोसेस करने से, कल्टीवेटर या रेंट रिसीवर इन काइंड के द्वारा,
तो उससे भी अगर कोई इनकम होता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। तीसरा पढ़ा हमने कि कल्टीवेटर सेल करके कोई इनकम कमाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, या रेंट रिसीवर्स जो काइंड में है वो सेल करके कोई इनकम कमाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो वो एग्रीकल्चर इनकम हुआ। तो सबसे पहला हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन से अगर कोई इनकम होता है तो एग्रीकल्चर इनकम होगा, एग्रीकल्चर ऑपरेशन या एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर मतलब क्या है? एग्रीकल्चर को तो डिफाइन नहीं किया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, लेकिन कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जिससे हम लोग ये बातों को समझ रहे हैं, वो एक हमारे लिए गाइडेंस का काम कर रहा है। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन में दो ऑपरेशन है, एग्रीकल्चर बोलिए एग्रीकल्चर ऑपरेशन बोलिए, उसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन का मतलब जर्मिनेशन के पहले अगर कोई भी ऑपरेशन किए या कोई भी फंक्शन किए तो वो बेसिक ऑपरेशन है, जैसे कि टिलिंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग एटसेट्रा। फिर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन का मतलब क्या? स्प्राउट्स जब आ जाता है उसके बाद अगर कोई भी ऑपरेशन करते हैं या कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वो होगा सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, जैसे पेस्टिसाइड्स का यूज करना, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना, वाटरिंग करना एटसेट्रा। अब क्या है, यहां ध्यान देना है कि अगर केवल बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उससे कोई इनकम होता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। दूसरा केस होगा कि वो बेसिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है, साथ ही साथ सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है, तो इससे कोई इनकम होगा तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। लेकिन अगर कोई बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करता, केवल और केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो उससे जो इनकम होगा वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। वही बात हम यहाँ समझे, केवल बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया उससे कोई इनकम होता है एग्रीकल्चर इनकम, बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन दोनों ही ऑपरेशन को परफॉर्म किया तब कोई इनकम हुआ तो एग्रीकल्चर इनकम हुआ। लेकिन केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, केवल और केवल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो उससे कोई इनकम होगा तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। तो ये हमने समझ लिया कि एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, एग्रीकल्चर से इनकम का मतलब हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा दूसरा क्या था? दूसरा था any income derived from any operation performed by cultivator or receiver of rent in kind, which ordinarily performed by cultivator or receiver of rent in kind to make agricultural produce fit to marketable। मतलब क्या है कि कल्टीवेटर को या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड जो है, कल्टीवेटर है या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, मतलब किसान को या जो जमीन का मालिक है जिसको रेंट मिला है, लेकिन रेंट कैसे मिला है? बटाई के जैसे, मतलब उसको रेंट नगद नहीं मिला है, वो जो पैदावार हुआ है उसमें से उसको कुछ हिस्सा मिला है, तो रेंट इन काइंड हुआ। ठीक है, अगर ये लोग कोई भी ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे ताकि वो प्रोड्यूस मार्केटेबल हो सके, मतलब मार्केटेबल के लिए फिट बना सके, लेकिन ये जो ऑपरेशंस है, मतलब कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केटेबल बनाने के लिए, तो उससे जो इनकम होगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगा। लेकिन जो ये ऑपरेशंस करते हैं, जो ये प्रोसेस करते हैं, ये ऑर्डिनरी प्रोसेस होना चाहिए, मतलब ऐसे प्रोसेस जो है जनरली परफॉर्म करने चाहिए किसके द्वारा? कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड के द्वारा। चलिए इसको समझते हैं हम। तो बैकुली होता है, दो एग्जांपल लेके बात करेंगे हम, तो बैकुली और शुगर के।
शुगर केन। टोबैको लीफ जो है इसको मार्केटेबल बनाने के लिए, मतलब मार्केट में कच्चा पत्ती तो नहीं बेच सकते, कच्चा जो पत्ता होता है टोबैको का उसको हम नहीं बेच सकते वैसे, या कटाई जब करते हैं तो एज इट इज जो रॉ फॉर्म में हम नहीं बेच सकते। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो कल्टीवेटर है या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड उनको मिला हो, अगर ऑनर को रेंट में मिला है वही चीज, तो ये लोग पहले उसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, क्योंकि जब तक ड्राई नहीं करेंगे वो नहीं बिकने वाला। तो ड्राई करते हैं, तो ये ड्राई करने से क्या हुआ, ये प्रोसेस है, ड्राई करना प्रोसेस है, तो यहां क्या बोल रहा है कि एनी ऑपरेशन और प्रोसेस लिख दो, इसको प्रोसेस लिखो, any process performed by cultivator or receiver of rent in kind which ordinarily performed by cultivator or receiver of rent in kind to make agricultural produce fit to marketable। तो जो टोबैको लीफ है उसको बेचने के लिए चाहे वो कल्टीवेटर को मिला है, कल्टीवेटर के पास है वो भी बेचेगा तो उसको करना होगा, या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, मतलब लैंडलॉर्ड। ठीक है, टोबैको लीफ को बेचने के लिए पहले इसको ड्राई किया जाता है, तो ये प्रोसेस है। हम यहाँ इसी प्रोसेस को बात कर रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जो ऑर्डिनरली परफॉर्म किया जाता है कल्टीवेटर या ऑनर के द्वारा, उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केटेबल बनाने के लिए। तो यहाँ क्या करते हैं कि टोबैको लीफ को बेचने के पहले ड्राई किया जाता है, ड्राई करना प्रोसेस है। इससे क्या हुआ, कोई इनकम तो नहीं है, लेकिन वैल्यू एडिशन तो हुआ, टोबैको लीफ में वैल्यू एडिशन तो हुआ, वैल्यू एडिशन तो हुआ, यहाँ वैल्यू एडिशन तो हुआ, तो वैल्यू एडिशन इनकम तो हुआ। यहाँ हम इसी वैल्यू एडिशन की यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू एडिशन हुआ ये इनकम है और ये एग्रीकल्चर इनकम होगा। ठीक है, तो टोबैको लीफ को ड्राई किए बेचने के पहले जो ये एक प्रोसेस परफॉर्म करेगा कल्टीवेटर, किसान खुद का जमीन है तो, या रेंट पे ले रखा है, किसी से बटाई ले रखा है, तो वो लैंडलॉर्ड को या तो नगद देगा, तो नगद वाला तो यहाँ बात नहीं कर रहे, अगर उसको उस पैदावार ही देता है तो कल्टीवेटर या लैंडलॉर्ड, ये जब टोबैको लीफ दोनों के पास होगा, किसी के पास भी होगा, तो बेचने के पहले उनको एक प्रोसेस परफॉर्म करना होगा, ड्राई करना होगा, और ड्राई करने से जो वैल्यू एडिशन होगा उसी इनकम की हम बात कर रहे हैं। तो जो वैल्यू एडिशन हुआ, जो ये इनकम हुआ, ये इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम होगा। और ये ऑर्डिनरली परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरली परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरली परफॉर्म किया जाता है ये कल्टीवेटर के द्वारा। तो ये जो बात हम यहाँ कर रहे हैं वही कर रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस जो ऑर्डिनरी परफॉर्म किया जाता है कल्टीवेटर या रिसीवर के द्वारा, रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड के द्वारा, वो अगर प्रोसेस परफॉर्म करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केटेबल बनाने के लिए और उससे कोई इनकम होता है तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, मतलब एग्रीकल्चर इनकम होगा और वो एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में। तो यहाँ ध्यान देने वाला क्या चीज है, अभी पहले शुगर केन की बात करते हैं। तो शुगर केन क्या है कि शुगर केन हम एज इट इज रॉ शुगर केन को हम बेच सकते हैं मार्केट में। तो अगर हम शुगर केन को कन्वर्ट करते हैं गुड़ में, गुड़ मीठा में, तो जो ये शुगर केन को कन्वर्ट करने का प्रोसेस हमने किया यहाँ गुड़ में, तो इससे जो इनकम हुआ हमें वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डिनरली ये परफॉर्म नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, नटसेल में समझते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको हम एज इट इज बेच सकते हैं, तो बेच दो भाई, उस पर कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं करो, क्योंकि अगर उस पर कोई प्रोसेस परफॉर्म करते हो उससे कोई इनकम जनरेट होगा तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। लेकिन अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रॉ फॉर्म में है और वो एज इट इज मार्केटेबल नहीं है, एज इट इज मार्केटेबल नहीं है, मतलब हम एज इट इज उसको बेच नहीं सकते, तो वैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केटेबल बनाने के लिए कल्टीवेटर या रेंट रिसीवर इन काइंड कोई भी प्रोसेस करता है ताकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटेबल बन जाए, तो उससे जो इनकम होगा वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। तो ये देखिए टोबैको लीफ को चूंकि एज इट इज हम लोग बेच नहीं सकते,
रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो हो गया तैयार, काट लिया हमने, लेकिन उसको हम एज इट इज बेच नहीं सकते। तो यहां हम जब बेच नहीं सकते तो इसको मार्केटेबल बनाने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस करना होगा, तो ये ऑर्डिनरी प्रोसेस होगा। तो यहां हमने ड्राई का प्रोसेस किया, इससे वैल्यू एडिशन हुआ, इससे जो इनकम होगा वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। लेकिन शुगर कैन को चूंकि हम रॉ शुगर कैन को एज इट इज बेच सकते हैं, तो उसको अगर कोई कन्वर्ट करता है गुड़ में, तो जो कन्वर्जन का प्रोसेस किया उससे कोई वैल्यू एडिशन हुआ या इनकम हुआ, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। यहाँ गुड़ जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, गुड़ बनाने के बाद गुड़ बेचते हैं, तो यही बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। अब आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट है इसमें, तो दो चीज हमने पढ़ा, एग्रीकल्चर से इनकम, ये सब क्लॉज बी में, एक तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन से इनकम जो अर्न किया वो, और दूसरा हमने पढ़ा, कि कोई भी प्रोसेस परफॉर्म किया कल्टीवेटर या रेंट रिसीवर इन काइंड, रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको मार्केटेबल बनाने के लिए, तो वो दोनों एग्रीकल्चर इनकम। तीसरा है इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करता है, कल्टीवेटर या कल्टीवेटर अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करके उसको कोई इनकम होता है तो एग्रीकल्चर इनकम होगा। या रेंट रिसीवर इन काइंड, मतलब जो लैंडलॉर्ड है उसको अगर रेंट जो है काइंड में मिला है, तो उसको अगर वो सेल के करके अगर कोई इनकम अर्न करता है तो भी एग्रीकल्चर इनकम होगा। एक बात ध्यान रखना, हर जगह ये दो कंडीशन तो कंपलसरी है क्या, कि लैंड इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए और लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना चाहिए, तभी एग्जेम्पशन मिलेगा। चाहे वो सब क्लाउज ए है, वो सब क्लाउज बी हो, सब क्लाउज सी हो, एग्रीकल्चर इनकम का जहां भी बात करेंगे तो लैंड होना चाहिए, और लैंड इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, और लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। ये दो चीज कॉमन है पूरे एग्रीकल्चर इनकम का जब हम बात करेंगे तब। तो यहाँ भी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अर्न हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो लैंड से होना चाहिए, और लैंड जो है सिचुएटेड होना चाहिए इंडिया में, और यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। देखिए जहां भी चाहे सब क्लाउज ए हो, सब क्लाउज बी हो, सब क्लाउज सी हो, यहाँ जो भी कंडीशन हमने पढ़ा एग्रीकल्चर ऑपरेशन का पढ़ा, तो वहां भी या फिर मार्केटेबल बनाने वाला प्रोसेस था, या फिर यहाँ जहां भी हम भी बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम का, तो लैंड से होना चाहिए, लैंड सिचुएटेड होना चाहिए इंडिया में, और यूज होना चाहिए लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, ये कॉमन है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो कल्टीवेटर अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करके कोई इनकम अर्न करता है तो एग्रीकल्चर इनकम होगा। या रेंट रिसीवर इन काइंड अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करके जो उसको मिला है काइंड में, उसको सेल करके वो कोई इनकम उसको अर्न होता है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगा। तो हमारा सब क्लाउज बी भी यहाँ हो गया। अब हाँ, तो सेक्शन 2 क्लाउज 1 है, सब क्लाउज सी क्या कहता है कि कोई भी इनकम होता है हाउस प्रॉपर्टी से तो एग्रीकल्चर इनकम होगा अगर कुछ कंडीशन फुलफिल करते हैं तो। ठीक है, एनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी will be treated agriculture income if following conditions satisfied. Conditions satisfied. क्या है कि ये जो बिल्डिंग है
ऑक्युपाइड होना चाहिए, ऑक्युपाइड होना चाहिए किसके द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा या रेंट रिसीवर इन काइंड। पहला कंडीशन हुआ जो ये बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग से इनकम हो रहा है वो ऑक्युपाइड होना चाहिए कल्टीवेटर के द्वारा या रेंट रिसीवर इन काइंड के द्वारा। दूसरा कंडीशन है जो ये बिल्डिंग है लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये जो बिल्डिंग है वो या जो ये जो बिल्डिंग है वो ऐसी लैंड पे होना चाहिए जो सिचुएटेड है इंडिया में और यूज हो रहा हो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। कोई लैंड है जो इंडिया में सिचुएटेड है और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, उस लैंड पे ये बिल्डिंग होना चाहिए या उसके इमीडिएट विसिनिटी पे होना चाहिए। मतलब कोई लैंड है जो इंडिया में सिचुएटेड है और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, उस पे कोई बिल्डिंग है या उसके इमीडिएट विसिनिटी पे है, मतलब उसके एकदम पास है, तो वैसे बिल्डिंग से अगर कोई इनकम होता है तो एग्रीकल्चर इनकम होगा। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है कि पहला कंडीशन हो गया कि ऑक्युपाइड होना चाहिए कल्टीवेटर या लैंड रिसीवर इन काइंड के द्वारा। दूसरा कंडीशन हो गया कि कोई लैंड सिचुएटेड है इंडिया में और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, उस पे ये बिल्डिंग होना चाहिए या उसके इमीडिएट विसिनिटी में होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है जो ये बिल्डिंग है वो यूज होना चाहिए ड्वेलिंग हाउस के रूप में या स्टोर हाउस के रूप में। ये जो बिल्डिंग है वो ड्वेलिंग हाउस के रूप में यूज होना चाहिए या स्टोर हाउस के रूप में होना चाहिए। चौथा कंडीशन है इसमें कि जो चौथा कंडीशन है ये असेस्ट होना चाहिए असेस्ट होना चाहिए लोकल रेट से। चौथा कंडीशन है कि दो चीजें यहां, अगर ये म्युनिसिपैलिटी में है, यहाँ अर्बन शब्द बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ जो डेफिनेशन होगा एक इसमें हम लोग और डेफिनेशन पढ़ेंगे कि किसको एग्रीकल्चर मतलब किसको रूरल बोलेंगे इसके हिसाब से। तो अर्बन में अगर है या म्युनिसिपैलिटी में है तो उस पर म्युनिसिपल टैक्सेस या लोकल टैक्सेस लगने चाहिए इस लैंड पे जहां ये बिल्डिंग है, या अगर लोकल टैक्सेस नहीं लग रहा है तो ये रूरल एरिया में होना चाहिए, तो चार कंडीशन है, चार कंडीशन फुलफिल करना होगा तो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगा वो एग्रीकल्चर इनकम बनेगा। क्या क्या चार कंडीशन है? पहला, बिल्डिंग ऑक्युपाइड होना चाहिए कल्टीवेटर के द्वारा या रेंट रिसीवर इन काइंड के द्वारा। दूसरा कंडीशन है जो ये बिल्डिंग है ऐसे लैंड पे होना चाहिए जो लैंड इंडिया में सिचुएटेड है और उस पे वो लैंड यूज हो रहा है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, तो ऐसे लैंड पे वो बिल्डिंग है या उसके इमीडिएट विसिनिटी पे है। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन हो गया जो ये बिल्डिंग है यूज होना चाहिए ड्वेलिंग हाउस के रूप में या स्टोर हाउस के रूप में। ठीक है। चौथा कंडीशन है कि अगर ये अर्बन एरिया में है वो लैंड और बिल्डिंग मतलब म्युनिसिपैलिटी में है या अर्बन एरिया में है तो उस केस में वो लोकल रेट से टैक्सेस होना चाहिए। मतलब दो कंडीशन है, पहला या तो जो ये लैंड है जिस पे ये बिल्डिंग है वो टैक्सेस उस पर लगना चाहिए, लोकल टैक्सेस या लोकल रेट्स लगने चाहिए। अगर नहीं लग रहा है तो उस केस में वो रूरल एरिया में होना चाहिए। ठीक है, अब हमें यहां समझना ये रहेगा कि रूरल एरिया किसको कहते हैं, क्योंकि चौथा कंडीशन क्या है कि चौथा कंडीशन है असेस टू टैक्स और लोकल रेट्स। चौथा कंडीशन है कि जो लैंड है वो उस पर टैक्स लगना चाहिए या लोकल रेट्स लगना चाहिए, अब अगर नहीं लग रहा है तो वो रूरल एरिया में होना चाहिए।
सिंपल, बस दो ही चीज यहाँ समझिए। यहाँ मतलब ये चौथे कंडीशन में दो बात है कि जो लैंड है जिसपे वो बिल्डिंग है या उसके इमीडिएट विसिनिटी में है, उस लैंड पे जो है वो लैंड जो है असेस होना चाहिए टैक्स से या लोकल रेट से। अगर नहीं हो रहा है तो उस केस में जो वो लैंड है वो रूरल एरिया में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ रूरल एरिया का, ठीक है। तो ये चार कंडीशन हमने समझ लिया। अब हमें समझना है कि रूरल एरिया यहाँ मतलब क्या है। तो क्या हुआ कि हमने यहाँ क्या समझा कि अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होता है तो हम उसको एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे अगर चार कंडीशन फुलफिल होता है तो। पहला, जो बिल्डिंग है वो ऑक्युपाइड होना चाहिए कल्टीवेटर के द्वारा या रेंट रिसीवर इन काइंड के द्वारा। दूसरा कंडीशन है कि जो बिल्डिंग है वो वैसी लैंड पे होनी चाहिए जो लैंड इंडिया में है, सिचुएटेड है और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है या उसके इमीडिएट विसिनिटी में होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है कि जो बिल्डिंग है वो स्टोर हाउस के रूप में यूज होना चाहिए या ड्वेलिंग हाउस के रूप में यूज होना चाहिए। चौथा कंडीशन है कि जिस लैंड पे वो बिल्डिंग है वो असेस्ड होना चाहिए टैक्स या लोकल रेट से, और अगर नहीं होता है टैक्स या लोकल रेट से तब वो जो है वो रूरल एरिया में होना चाहिए। तो रूरल एरिया किसको कहते हैं हम यहां समझते हैं किस पर्पज के लिए। तो रूरल एरिया किसको कहते हैं? रूरल एरिया फॉर दिस पर्पजेस जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, इसके लिए रूरल एरिया का मतलब क्या है? तो रूरल एरिया का मतलब है, यहां समझते हैं, तो यहाँ रूरल एरिया का है मतलब जो ये लैंड है जिसपे ये बिल्डिंग है या उसके इमीडिएट विसिनिटी में है, तो वो म्युनिसिपैलिटी में नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए? अगर म्युनिसिपैलिटी का या कंटेनमेंट बोर्ड का जो पॉपुलेशन है 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है, तो उस केस में जो उस लैंड का डिस्टेंस है वो जो म्युनिसिपैलिटी का या कंटेनमेंट बोर्ड का लोकल लिमिट है, जो लोकल एरिया लिमिट है, उससे कम 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे होना चाहिए वो लैंड सिचुएटेड। वैसे ही अगर म्युनिसिपैलिटी का जो या कंटेनमेंट बोर्ड का जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से अधिक है और 10 लाख तक है, तो उस केस में वो जो ये लैंड है वो लोकल लिमिट जो है म्युनिसिपैलिटी का या कंटेनमेंट बोर्ड का उसके
6 किलोमीटर से दूर होना चाहिए, बियॉन्ड होना चाहिए, बियॉन्ड 6 किलोमीटर, तो एग्रीकल्चर तो वो रूरल एरिया मानेंगे उसको। फिर अगर 10 लाख से अधिक है म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन, तो उस केस में तो बियॉन्ड 8 किलोमीटर होना चाहिए लोकल लिमिट से उसके। मतलब एग्री रूरल एरिया का डेफिनेशन इस पर्पज के लिए क्या है कि अगर कोई म्युनिसिपैलिटी है या कंटेनमेंट बोर्ड है, उसका पॉपुलेशन 10,000 से अधिक है, मोर देन 10,000 है, और 1 लाख तक हो सकता है, 1 लाख तक, 10,000 से अधिक है और 1 लाख तक है, तो उस केस में जो लैंड है वो इसका जो लोकल लिमिट है कंटेनमेंट बोर्ड या म्युनिसिपैलिटी का, उससे 2 किलोमीटर से बियॉन्ड होना चाहिए, मतलब 2 किलोमीटर के एरिया के बाहर होना चाहिए लोकल लिमिट से, तब वो रूरल एरिया में माना जाएगा। अगर वही पॉपुलेशन म्युनिसिपैलिटी का 1 लाख से अधिक है और 10 लाख तक है, तब जो लैंड है वो कहाँ होना चाहिए, जो लोकल लिमिट है म्युनिसिपैलिटी का उसके 6 किलोमीटर के बियॉन्ड होना चाहिए, मतलब उसके 6 किलोमीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए, उसके बाहर होना चाहिए, तो वो माना जाएगा रूरल एरिया में है। यही अगर पॉपुलेशन म्युनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड का 10 लाख से अधिक हो जाता है, तो उस केस में जो ये लैंड है वो इसके लोकल लिमिट से, म्युनिसिपैलिटी के लोकल लिमिट से 8 किलोमीटर के दायरा में होना चाहिए, मतलब 8 किलोमीटर से दूर होना चाहिए, तब ये रूरल एरिया माना जाएगा। ठीक है, तो हमने सेक्शन 2 क्लॉज 1 ने सब क्लॉज सी हो गया। अब क्या है, कुछ रूल है, उस रूल की हम बात करेंगे। पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम, पार्शियल नॉन एग्रीकल्चर इनकम, चलो इनकम। हम कुछ इनकम की बात करेंगे जिसके लिए रूल बनाए गए हैं, जो पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम है और पार्शियली नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इसमें क्या है, इस रूल से हम समझते हैं। रूल कल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। ठीक है, यहाँ हम 4-5 रूल है। रूल 7 है, रूल 7A है, 7B1 है, 7B1A है और 8 है। इसमें डिफाइन किया गया है कि ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर कोई इंगेज है कुछ पार्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो उसके लिए कितना परसेंटेज मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम और कितना परसेंट मानेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो पहला 7A की बात करते हैं, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। कोई रबर के ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, मतलब ग्रो भी कर रहा है और मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, तो उस केस में 65 जो इनकम होगा फाइनल, 65% एग्रीकल्चर इनकम होगा और 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। फिर 7B1 और 7B1A ये कॉफी के लिए है। क्या है, सेल ऑफ कॉफी
ग्रॉन एंड क्यूर्ड बाय सेलर। यहाँ एक साथ इसका कंपैरिजन करके पढ़ेंगे 7B1 और 7B1A का। सुना है, सेल ऑफ कॉफी ग्रॉन cured, roasted and grounded by cell with or without mixing of chicory or other flavoring substance। ठीक है, अगर कोई सेलर कॉफी को ग्रो करता है और क्यूट करता है और उसके बाद से सेल कर देता है, इसके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं करता, मतलब कॉफी ग्रो किया खुद और उसको क्यूट किया और सेल कर दिया, तो अब यहाँ 75% उससे जो इनकम होगा एग्रीकल्चर इनकम होगा और 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। लेकिन कोई सेलर क्या करता है कि कॉफी को ग्रो भी करता है, क्यूट भी करता है, उसको रोस्ट भी करता है और ग्राउंड भी करता है, ये चारों काम करता है, तब अगर कॉफी के लिए क्या है कि अगर ग्रो भी करता है सेलर, क्यूट भी करता है, रोस्ट भी करता है और ग्राउंड भी करता है सेलर, ये चारों काम करता है, तब सेल करता है, तो उस केस में 60% एग्रीकल्चर इनकम होगा और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। ठीक, चाहे उसमें चिकोरी मिलाए, फ्लेवरिंग सब्सटेंस मिलाए या ना मिलाए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस एक ही चीज देखना है कि सेलर ग्रो किया, क्यूट किया, दो ही चीज किया, उसे सेल कर दिया, तो 75-25, 75 एग्रीकल्चर, 25 नॉन एग्रीकल्चर। लेकिन क्या किया कि सेलर ग्रो किया, क्यूट किया, रोस्ट किया, ग्राउंड किया, उसके बाद सेल किया, तो 60% एग्रीकल्चर और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। ठीक है, टी के लिए ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, टी को ग्रो करता है, मैन्युफैक्चर करता है, फिर सेल करता है, तो क्या हुआ, तो यहाँ भी 60% एग्रीकल्चर इनकम होगा और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। तो ये इतने ही प्रोडक्ट के लिए बताए गए हैं कि स्पेशल प्रोडक्ट के लिए रबर के ग्रोइंग मैन्युफैक्चर में है तो 65-35 एग्रीकल्चर, 35 नॉन एग्रीकल्चर। कॉफी के ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग में है तो ग्रो और क्यूट किया, सेल कर दिया तो 75-25, ग्रो किया, क्यूट किया, रोस्ट किया, ग्राउंड किया, फिर सेल किया तो 60-40, और टी के ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग में है तो 60 और 40। लेकिन एक रूल 7 है, इसको हम आगे देखते हैं, चलिए। एक रूल 7 है, ये क्या बोल रहा है, ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का तो हमने बात कर लिया, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिसको रॉ फॉर्म में आप बेच नहीं सकते, उसमें कुछ प्रोसेस करना होगा आपको, और वो ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं होगा। ऑर्डिनरी प्रोसेस होता तो वहां चले जाते, एग्रीकल्चर इनकम मान लेते, उसके वैलिडेशन को बात कर देते। या ऐसे भी हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके लिए ग्रोइंग भी खुद करते हैं, जो हमें रॉ मटेरियल लगेगा हम उसको अपने ही यूज के लिए लेते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बेचते हैं लास्ट में। चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एसएससी एक्स है, वो पोटैटो ग्राउंड किया 100 क्विंटल, उसमें इसको कॉस्ट लगे, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड अदर, कितना लग गया, 2 लाख रुपया लग गया। और इस पोटैटो को क्या किए हम, एक्स ने क्या किया कि एक्स इसको चिप्स बनाया, अपने ही यहाँ ग्रो भी किया पोटैटो को, उस पोटैटो को यूज कर लेगा अपने फैक्ट्री में यूज किया, चिप्स बनाया, और अब इसको चिप्स बनाया, मान लीजिए उससे चिप्स तैयार हुए 20 क्विंटल, और अब इसको सेल कर देना, ये एक्स सेल कर दिया 20 क्विंटल चिप्स, कितना में सेल किया, तो सेल किया ये 20 लाख रुपए में। तो
तो चूंकि इसके लिए कोई हमारे पास अलग से रूल तो है नहीं जिसमें ये जिससे 20 लाख रुपया हुआ तो इससे जो भी कॉस्ट लगे यहाँ यहाँ सब घटा दे। हाँ, इसमें कुछ और एक्सपेंस भी लगे, अदर एक्सपेंस वो लगा 4 लाख रुपया। तो अगर जैसे कॉफी वगैरह का बात होता है या जो भी जिसके लिए रूल स्पेसिफिक बताया इतना इतना परसेंट, तो हम क्या करते हैं, ये सेल प्राइस है, इसमें से जो भी कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक लगा होता है उस कॉस्ट को हम घटा लेते हैं, जो फाइनल इनकम होता है उसको हम बाइफरकेट कर देते हैं, कितना एग्रीकल्चर इतना नॉन एग्रीकल्चर। लेकिन यहाँ नहीं है, पोटैटो के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तरीका है इसके लिए, बिजनेस इनकम की पहले बात कर लेते हैं। सेल प्राइस कितना है, तो सेल प्राइस है 20 लाख। रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है इसका, तो जो ये पोटैटो को हम ओपन मार्केट में बेच सकते थे 100 क्विंटल पोटैटो का फेयर मार्केट वैल्यू, वो फेयर मार्केट वैल्यू यहां हम ले लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ पोटैटो। मानते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू पोटैटो का 100 क्विंटल पोटैटो का 6 लाख रुपया है, तो 6 लाख रुपया घटा लो भाई इसमें से और लेस कर दो कुछ अदर एक्सपेंस भी लगे हैं, कितना लगा है 4 लाख। क्या हो गया, 20 में से 6 और 4 10 गया, तो 10 लाख रुपया जो है ये पीजीबीपी इनकम हो गया, बिजनेस का इनकम हो गया। बिजनेस इनकम बोलिए, बिजनेस इनकम हो गया, बिजनेस इनकम हो गया। एग्रीकल्चर इनकम यहाँ कितना माने, तो जो ये एफएमवी था भले हमने यूज कर लिया अपने फैक्ट्री में, लेकिन मार्केट में बेचते तो हमें क्या मिलता, फेयर मार्केट वैल्यू कितना बात किए थे यहाँ 6 लाख, तो 6 लाख हमको मिलता, लेस कॉस्ट लगा था हमारा, कुछ कॉस्ट लगा था 2 लाख, तो ये 4 लाख जो है वो एग्रीकल्चर इनकम होगा, नेचुरल इनकम होगा। ठीक है, चलिए यहां तो हमें एफएमवी मालूम था, मान लीजिए हमें उस मार्केट में बेचने से कितना मिलता, वो हो गया फेयर मार्केट वैल्यू इस तरह को पोटैटो को। तो ठीक है, अगर हमें एफएमवी मालूम नहीं होता तब क्या करते हैं, अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसको हम मार्केट में ऐसे बेच ही नहीं सकते और उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल भी नहीं है, और जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं है, उसको हम प्रोसेस जो परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्डिनरी प्रोसेस के अलावा प्रोसेस है, तो बिजनेस इनकम तो उसमें होगा, तो बाइफरकेट कैसे करिएगा। तो वैसे केसेस में क्या करेंगे, वैसे केसेस के लिए है कि एफएमवी कैसे कहां से निकालेंगे, तो एफएमवी निकालने के लिए एफएमवी तो हमें चाहिए, तभी बाइफरकेट करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम कितना और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब बिजनेस इनकम कितना, अगर यूज करते हैं खुद तो ऐसे केसेस में एफएमवी जो है वो जो कॉस्ट लगा है वो ले लो, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अगर एक्सपेंस, ठीक है। दूसरा रेंट वगैरह दिए हैं, कोई लैंड आउट को अगर आप रेंट पे लेके कर रहे हैं तो वो, और तीसरा रीजनेबल प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट, और ये रीजनेबल प्रॉफिट जो है ये उस सेटिस्फाई होना चाहिए। ये 3 चीज से हम एफएमवी निकाल लेंगे, और इस 3 चीज से जब हम एफएमवी निकाल लेंगे तब हम बाइफरकेट कर पाएंगे बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम में। ठीक है।